हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति कावंश एपिसोड 23। अब नेक्स्ट। अधी जो वहां से जा रही थी कि अचानक उसके पैरों पर वो लड़के गिर गए। ये देख अधी डर गई और उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। वो जैसे ही पीछे हुई उसे वो किसी मजबूत सीने से टकरा गई। तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथों की जकड़न महसूस हुई। ये एहसास वो जानती थी। कल जब वो ध्यांश के बाहों में थी तब उसे जैसा फील हो रहा था बिल्कुल इस वक्त भी उसे वैसा ही फील हो रहा था। कुछ देर पहले जो उसे गुस्सा आ रहा था, जो घबराहट उसके मन में थी, वो जैसे कहीं गायब हो गई हो। अधी ने उस छुअन को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कान में ध्यांश की दीवानगी से भरी जुनूनी आवाज सुनाई दी। यूं तो जमानों में ढेरों हसीन चेहरे हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है। तुझे यूं ही गले लगाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की नजरों से तुम्हें छुपाना चाहते हैं। बोलते वक्त ध्यांश के होठ अधीरा के कान को हल्के हल्के छू रहे थे, जिस कारण अधीरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसकी हल्की सी कपकपाहट हो रही थी। तभी उन लड़कों की आवाजें सुनाई पड़ी। माफ कर दे बहन, गलती हो गई। आगे से कभी हम आपके ही क्या किसी भी लड़के को नहीं छेड़ेंगे। अधीरा उनकी आवाज सुन होश में आती है और जल्दी से ध्यांश से छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ध्यांश ने उसे इतने मजबूती से पकड़ रखा था कि अधी अपने आप को हिला भी नहीं पा रही थी। सब चौल के लोग बाहर निकलकर तमाशा देख रहे थे और एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहे थे। एक औरत दूसरी औरत से बोली, देखो तो ये वही है ना सुशीला की भांजी। देखो तो कैसे लड़के से चिपक कर खड़ी है। ऐसी तो कितना खुद को छुपा के रखती है, जैसे ये कितनी अच्छी है। और अब देखो यही होता है इन जैसे बेसहारा लड़कियों का। अमीर लड़का देखा नहीं कि उन पर अपने हुस्न का जादू चलाने लगते हैं। दूसरी औरत, हाँ नहीं तो क्या। जब देखो तब लड़कों के पीछे घूमती है, इसलिए तो अपना मुंह ढककर रखती है ताकि इसके काले चेहरे को कोई पहचान ना ले। तीसरी औरत, अब पता चला वो सुशीला इसे क्यों मारती है। सच कहती है वो इसे। मनुष्य कहेगी, देखो तो उस रीना के बेटी को कितना मारा है। उन औरतों की बातें सुन अधीरा को बहुत रोना आ रहा था। उसने खुद को रोने से बहुत रोक रखा था, लेकिन वो खुद को रोक ना पाई और अपना सर नीचे करके रोने लगी। ध्यांश ने जब उन औरतों की बातें सुनी तो उसका खून खून खौल गया। उसने अधीरा को कसकर पकड़ लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दांतों को चबाते हुए कहा, अभी तो हम मैदान में उतरे भी नहीं और लोगों ने हमारे चर्चे भी शुरू कर दिए। अधीरा को अब गुस्सा आ रहा था। उसने ध्यांश को दोनों हाथों पर चिमटी काटी, पर ध्यांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देख अधीरा ने अपने दोनों हाथों को ध्यांश के हाथों पर रख दिए और अपना सर ऊंचा करके ध्यांश के सर पर रख दिया। इस वक्त ध्यांश और अधी की आंखें बंद थी। ध्यांश सोचने लगा, कैसे वो यहाँ आया। जब राजेश केबिन से बाहर चला गया था तब ध्यांश ने वो फाइल पढ़ी थी जिसमें लिखा था, सुशीला देवी अधीरा को मारती है। ये सोचकर ही कैसे अधीरा उसका मार खाती होगी, ध्यांश को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अधी के आंखों के आंसू उसके आंखों से निकलेंगे। जो तकलीफ उसे हो रही थी वो ध्यांश को भी हो रही थी। उसका ये सोच सोचकर ही दिमाग गर्म होता जा रहा था। जब उसे सहन नहीं हुआ तो वो अपनी चेयर से उठ गया। ध्यांश अपने केबिन से निकलकर तेज कदम लेते हुए बाहर जाने लगा। उसके पीछे ही राधेश और आरुष भी था। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और अधीरा के घर की तरफ जाने लगे। ध्यांश को पता नहीं क्यों पर बहुत घबराहट हो रही थी, जिससे उसका अपना कोई रो रहा है। उसने अपने सीने पर सहलाते हुए कहा, रसभरी, क्या तुम ठीक हो। ध्यांश और राधेश आरुष जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देख तो जैसे ध्यांश का खून जल उठा। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसके माथे की नसें इतनी ज्यादा उभर आई थी कि जैसे कि अभी फटकर बाहर आ जाएगी। गुस्से से उसका जबड़ा भीज गया था। उसने उन लड़कों के पास जाकर उन सबके गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगा, जिससे उन लड़कों की आवाज नहीं निकल रही थी। उन लड़कों ने अपने हाथों से ध्यांश का हाथ हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ध्यांश ने उन्हें बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। उसका पूरा ध्यान अधीरा पर था, जो अपने दुपट्टे में अपना मुंह छुपाए अपनी गर्दन नीचे करके आगे बढ़ रही थी। सुधर जाओ वरना सुधार देंगे।
संभल जा वरना फाड़ देंगे, ध्यानशी ने अपने रौबदार आवाज में कहा था, जिसे सुन उन लड़कों ने हाँ में गर्दन हिला दी, जो ठीक से हिला भी नहीं पा रही थी। ध्यानशी ने उन लड़की को छोड़ दिया और उन्हें मारते हुए अधीरा के पैरों के पास फेंक दिया। ये सब सोचते हुए ध्यानश के चेहरे पर सनक भरी स्माइल थी। अधीरा ने अपने दोनों हाथों को ध्यानश के हाथों में रख दिए और अपना सर ऊंचा करके ध्यानश के सर पर रख दिया और उसे धीरे से बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ध्यानश अधीरा की बातें सुन गुस्सा हो गया। क्या मतलब था इसका? मेरे पास आने से इसे अच्छा नहीं लग रहा है? ये सोचकर ध्यानश ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई, जिसने उसके अधीरा के कमर को भी भींच लिया। उसके ऐसा करने पर अधीरा के हल्की चीख निकल गई। वो चाहकर भी खुद को ध्यानश से छुड़ा नहीं पा रही थी। ध्यानश ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, कभी नहीं, अब ये ध्यानश राजपूत तुम्हें अपना बनाकर ही दम लेगा। ध्यानश की बातें सुनकर अधीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। इसे अब ध्यान से डर लगने लगा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। आरुष और राधे अपना मुंह पर हाथ रखकर खड़े थे। जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा, वो आज ऐसे बीच रास्ते में लोगों के सामने किसी लड़की को बाहों में ले खड़ा था, जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। उन दोनों ने भी उन औरतों की आवाजें सुनाई थी। उन्हें अधी के लिए बुरा लग रहा था। अगर वहां कोई नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने लोगों के बीच ये सब। राधेश ने गहरी सांस ली और ध्यान को रोकने के लिए उसने काव्यांश को फोन किया। काव्यांश जो इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, उसने राधे का फोन देख उसका फोन उठा लिया। राधे ने जब फोन को रिसीव होते हुए देखा तो आओ देखा ना ताओ बस सब कुछ बताकर चुप हो गया। उसकी बातें सुन काव्यांश के फेस पर गहरी मुस्कान खिल गई। अगर बाप सन के हैं तो बेटा कैसे पीछे रह सकता है? उसने राधे से कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। फिर ध्यान को फोन लगा दिया। अधीरा अभी भी ध्यान से छुटने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि तभी ध्यान का फोन रिंग हुआ। लेकिन किसी को भी कुछ समझ आता उससे पहले ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। थप्पड़ की आवाज सुन सबने उन दोनों की तरफ देखा। फोन के आवाज के कारण ध्यान की पकड़ अधीरा के कमर पर थोड़ी लूज हो गई थी। एक सेकंड के अंदर वहां सन्नाटा पसर गया। अधीरा अपने गालों पर हाथ रख के खड़ी थी और उसकी गर्दन एक साइड को झुकी गई थी। अधीरा की मामी सुशीला देवी अपने आंखों में नफरत लिए अधीरा के सामने खड़ी थी। जब सुशीला देवी को अधीरा के बारे में पता चला तब वो अपने घर से अधीरा को गालियां निकालते हुए वहां आई थी। जब उन्होंने अधीरा को ऐसे इतने हैंडसम आदमी के साथ चिपके हुए देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने अपनी आंखों में नफरत लिए अधीरा के पास गई और फिर किसी को भी कुछ समझ आता कि उससे पहले ही उन्होंने अधीरा के गाल पर तमाचा मार दिया। अधीरा को थप्पड़ पड़ता देख राधेश और आरुष ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और ध्यांश को देखने लगे। ध्यांश एकदम खूंखार शेर की तरह अपने खा जाने वाले आंखों से सुशीला देवी को घूर रहा था। उसने जल्दी से अधीरा को ठीक से पकड़ लिया। सुशीला देवी देख और आग बबूला हो गई और उन्होंने अधीरा को खरी खोटी सुनानी चालू कर दी। मनूस कही कि पहले ही पूरे चौल में तेरे कारण हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता था, अब तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। कल मुही कही कि हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। अरे तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही नहीं छोड़कर गए तुम्हें, खा गए उन्हें, और अब हम खाकर ही दम लेते हैं। थोड़ी तो लाज रखती, खुद की ना सही पर हमारे तो रखते। ऐसे बेशर्मी की तरह लोगों के सामने गुलछरे उड़ा रहे हैं। तुम्हें इतनी खुजली हो रही थी तो हमें बताती, हम तुम्हें ले जाकर कोठे पर बैठाते, कुछ तो काम आते हमारे। ध्यांश ने जब सुना उसका पूरा सर गुस्से से फूट गया। उसने अधीरा के अपने पीछे किया और मामी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ध्यांश ने इतनी जोर से मारा था कि मामी नीचे गिर गई। उसके गाल पर ध्यांश के 4 उंगलियों की छप गई थी। उन्हें इतनी जलन हो रही थी कि वो वहीं बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगी। सब लोगों की ये देख आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी वहां कुछ आदमी आगे आए जो वहां के बड़े थे और चौल का जो कुछ मामला था वही देखते थे। उन आदमियों ने ध्यांश को देखा और चिल्लाते हुए बोले, ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई सुशीला पर हाथ उठाने की? तुझे पता है एक औरत पर हाथ उठाना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा? ध्यांश पहले से ही गुस्से में था। उसने उन आदमियों को घूर कर देखा
उसकी इतनी तीखी नज़र देख वो सब आदमी डर गए और डर से 2 कदम पीछे हो गए। ध्यांश ने सबको घूरते हुए कहा, मैं अगर शांत बेटा हूँ तो ये मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूँ कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। उन्हें लगा ध्यांश ऐसे ही फेंक रहा था। थोड़ा डर तो लग रहा था उन्हें, क्योंकि आग तो उसकी आंखों में दिख रही थी, लेकिन चौल के लोग उसे मामूली लड़का समझकर उससे भीड़ रहे थे। उनको हंसता देख ध्यांश ने उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि ध्यांश के पीछे खड़ी अधीरा 2 कदम पीछे हो गई। उसका दिल डर के कारण तेजी से धड़क रहा था। उसके हल्के हल्के पसीने आ रहे थे। ध्यांश की इतनी डरावनी हंसी देख सब डर गए। जो आदमी वहां खड़े थे वो एक दूसरे को देखकर बोले, कौन है ये लड़का? इसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है राजस्थान का शेर हमारे सामने खड़ा है। उसकी बात सुन दूसरा आदमी बोला, पर ये हुकुम सा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते। पर इनकी आंखें और ये तेवर इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? तभी उनके कान में गुस्से से और गुरूर से भरी दहाड़ती हुई आवाज आई, मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो दुश्मन की रूह तक को, मैं वही राजपूत की औलाद हूँ। उसकी बात सुन उन आदमियों ने एक दूसरे को देखा और अपने घुटनों पर बैठ गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए युवराज, हम आपको पहचान नहीं पाए। ध्यांश ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। उसने जब फोन देखा तो कावेश उसे फोन कर रहा था। ध्यांश ने झट से फोन उठाकर कान पर लगाया और अपनी गर्दन पर हाथ रख उसे सहलाने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसकी ये खबर उसके बाप तक पहुंच गई है। कावेश ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, इसे बीच रास्ते में उसकी इज्जत का कुछ ख्याल कर। वो अभी तक तुम्हारे हो ही नहीं है, इसलिए जो करना है सोच समझ कर कर। ऐसे उसकी बेइज्जती मत कर, समझ आई बात? सॉरी पापा, मैं ध्यान रखूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ध्यांश ने बहुत सम्मान के साथ काव्यांश को जवाब दिया। उसकी बात सुन सब उसे देखते रह गए। अब तक गुस्से में फूला हुआ आदमी किसी से इतने आदर के साथ बात कैसे कर सकता है? आरुष ने और ध्यांश ने घमंड से कहा, अरे भाई, करे भी क्यों ना संस्कार जो बड़ी माँ के हैं। फोन रखने के बाद ध्यांश ने पीछे मुड़कर अधीरा को देखा, लेकिन अधीरा वहां नहीं थी। ये देख ध्यांश ने गुस्से से दांतों को भींचकर कहा, आ रसभरी। अधीरा ध्यांश का पागलपन देख डर गई और वहां से भागते हुए घर चली गई। उसके जाते ही उसके पीछे सुशीला देवी भी चली गई। पिंकी जो वहीं खड़ी थी होकर ये सब कुछ देख रही थी। ध्यांश को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने मन में कुछ सोचा और वहां से वो भी अपने घर चली गई। उसने अपनी माँ से कुछ कहा, जिसे सुन सुशीला देवी खुश हो गई और पिंकी की बधाइयां लेते हुए बोली, वाह रे मेरी छोरी, तूने तो घनी अच्छी बात कही। पिंकी इतराते हुए बोली, देखना माँ कैसे इस आफत को हम इस घर से निकालते हैं। सुशीला देवी खुश हो गई और अपने कमरे में चली गई। अधीरा किचन में कोने में बैठकर रो रही थी। उससे ध्यान से बहुत डर लग रहा था। उसका छूना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। तभी वहां अक्षु आ गई, जो अधीरा के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके माँ ने उसे घर में बंद करके रख दिया था। उसने अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा था। जब उसे पता चला ध्यांश कौन है तो उसे भी डर लगा था, इसलिए उसने अधीरा के जाते ही चुपके से उसके घर में गई। अक्षु ने अधीरा को देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। अक्षु को अधीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी क्या ही कर सकती थी। अक्षु ने जाकर अधीरा को कसकर गले लगा लिया। अधीरा ने जब अपने पास अक्षु को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैंने नहीं मारा माँ पापा को, मैंने कुछ नहीं किया अक्षु, मैं नहीं गई थी उनके पास। अक्षु ने उसे शांत कराते हुए कहा, चुप चुप, एकदम चुप। मुझे पता है तुम कैसी है, इसलिए चुप। अब एक और शब्द मत निकाल, समझी? अधीरा ने अपना मुंह बंद रख दिया। तभी वहां सुशीला देवी आई और अधीरा को देख बोली, अपने आप को ठीक कर, हमने तेरी शादी तय की है, वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। सुशीला देवी की बात सुन अधीरा और अक्षु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अधीरा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बेचारी कहती भी क्या, उसके सुनने वाला था ही कौन इस दुनिया में। उसने अपनी गर्दन हिला दी। सुशीला देवी के जाने के बाद अक्षु ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अधीरा ने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ध्रुविका और रावी अपनी क्लास पूरी करके घर जाने के लिए निकल गई थी। वो अभी तक कॉलेज में ही थी।
तभी वहां एक लड़की आई और उसके साथ एक लड़का था। उस लड़के ने जैसे ही ध्रुविका को देखा, उसने ध्रुविका को देखकर कहा, हाय मिस, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उसकी बात सुन रावी ने ध्रुविका को अपने पीछे करते हुए उस लड़के को देख कहा, सीधे जाकर 4th फ्लोर पर वहां है। उसने रावी को देखा, फिर ध्रुविका को। फिर से उस लड़के ने रावी को ऐसा कुछ कहा कि सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ओ जंगली बिल्ली, तू क्यों इतना फुदक रही हो? या क्या गूंगी है जो तुम सबका जवाब दे रही हो? उस लड़के ने रावी को घूरते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए ना, अब निकल जाओ यहाँ से। रावी ने भी चिढ़कर कहा, जिसे सुनकर उस लड़के का मुंह बन गया। रावी ध्रुविका के साथ चली गई। उसके जाने के बाद आरव ने उसे देखा और वो भी वहां से जाने लगा, जिसे देख उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, यार तू उसे ऐसे रोज रोज छुप के क्यों देखता है? अगर पसंद है तो जाके बोल दे। उसकी बात सुन आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हम उससे दूर ही अच्छे हैं। जब जरूरत पड़ेगी हम खुद उनके पास चले जाएंगे। देखा नहीं उनकी दोस्त की पूरी जंगली बिल्ली है, कहीं हम पर भी झपट्टा ना मार दे। उसकी बात सुन कार्तिक हंसते बोला, हाँ भाई सच कहा तूने, कहीं सच में हमें नोच ना ले। वैसे भी शेर की बेटी को प्रपोज करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। आरव कार्तिक को देख बोला, चल अब। वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि उनका रास्ता एक लड़के ने रोक दिया। ये लड़की आरव की क्लासमेट है और आरव को लाइक करती है, पर आरव इसे पसंद नहीं करता, पर अपने पापा के फ्रेंड के बेटे होने के कारण वो उसे झेलता था। रवीना ने कहा, आरव बेबी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या प्लीज तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? रवीना की बात पर कार्तिक ने चिढ़कर कहा, रवीना, आज हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम शाम को घर वापस जाएंगे, तो तुम चली जाओ। कार्तिक की बात सुन रवीना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? नौकर हो तो नौकर की तरह ही रहो, ज्यादा उड़ो मत। रवीना की बात सुन आरव को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में रवीना को डांटते हुए बोलता है, उसके औकात दिखने से पहले तुम अपने भी देख लो। और एक बात अपने जहन में बैठा लो, कार्तिक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं भाई भी है, तो मेरे भाई को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। आरव की धमकी सुन रवीना को काफी गुस्सा आया। उसने कार्तिक को घूर कर देखा और अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आरव और कार्तिक भी वहां से चले गए। दूसरी ओर अधीरा का घर। सुशीला देवी ने अपने पति कमल शाह को अधीरा के शादी के लिए मना लिया था। सब तैयारी हो गई थी। अक्षु ने अधीरा को तैयार कर दिया था। सब मेहमान अधीरा को देखने आ गए थे। जब लड़के ने अधीरा को देखा तो उसकी आंखों में हवस साफ साफ नजर आ रही थी। सब बातें तय हो गई थी। कमल को किसी का फोन आ गया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। तभी उस लड़के ने सुशीला देवी को देखकर कहा, मुझे अभी शादी करनी है इस लड़की से। सुशीला देवी उसकी बात सुन बोली, इतनी भी क्या जल्दी है साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए। उस आदमी ने सुशीला देवी पर भड़कते हुए कहा, भूल मत सुशीला देवी, तूने मुझे इसे बेचा है, तूने मुझसे इसके पूरे 50 लाख लिए हैं। अधीरा और अक्षु जो उनकी बातें सुन रही थी, उसके कहने पर तो जैसे उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अधीरा को तो जैसे सदमा ही लग गया हो। वो अपनी जगह पर भूत बनी खड़ी हो गई, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। अक्षु ने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया और अधीरा को घर के पीछे के रास्ते से जल्दी से लेकर निकल गई। आदि तो बस रेलगाड़ी की तरह अक्षु के पीछे चल रही थी। उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। अक्षु ने जल्दी से अपने घर में जाकर अपने कब्र से कुछ पैसे लिए और वहां से अधीरा को लेकर चली गई। अधीरा को तो किसी बात का होश ही नहीं था। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। उसने रोना भी आ रहा था और अपनी फूटी किस्मत पर हंसी भी आ रही थी। सच में बिना माँ बाप की जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। उनकी बराबरी अपने जीवन में कोई नहीं कर सकता।
अधीरा ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोली, हे महादेव, हम कहाँ कम पड़ गए थे कि आपने हमारे नसीब में इतना दुख लिख दिया। हमने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा था। आपने हमें जैसा जीवन दिया हम जी लिए, लेकिन अब हम नहीं जी पाएंगे। महादेव, हमें अपने पास बुला लीजिए। ये कहते वक्त अधीरा के आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। अपने दोस्त के ऐसी हालत देख अक्षु को काफी बुरा लग रहा था। अक्षु उसे लेकर ऑटो में बैठ गई और रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। राजपूत कॉरपोरेशन। ध्यांश किसी मीटिंग में बिजी था। आज उस मीटिंग में काव्यांश भी था। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। ध्यांश का पूरा ध्यान मीटिंग पर था। तभी काव्यांश के फोन पर किसी का मैसेज आया। काव्यांश ने जब वो मैसेज पढ़ा, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई और उसने ध्यांश को देखा, जो पूरे फोकस के साथ प्रेजेंटेशन को देख और सुन रहा था। काव्यांश ने गहरी सांस ली और शांति से बैठ गया। तभी ध्यांश का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज सुन सबने ध्यांश को देखा। ध्यांश ने जल्दी से फोन कट कर दिया और फिर से प्रेजेंटेशन देखने लगा। तभी फिर से ध्यांश का फोन रिंग हुआ। ध्यांश अब इरिटेट हो गया था। वो जैसे फोन कट करने वाला था, कामेश ने उसे फोन उठाने के लिए कहा। ए देख, ध्यांश ने फोन उठाकर अपने कान पर लगा दिया। वो कुछ बोलता कि सामने से कही बात सुन ध्यांश एकदम से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से फोन कट कर दिया और कामेश को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कामेश ने जाने का इशारा किया तो ध्यांश भागते हुए मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही कामेश ने आरुष और राधेश को भी उसके पीछे भेज दिया। ध्यांश एकदम फास्ट कार चलाते हुए ऑफिस से निकल गया। वो सीधा अधीरा के घर चला गया, जहाँ पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। ध्यांश ने उनके घर जाकर जोर से दहाड़ते हुए कहा, रस भरी, बाहर आओ जल्दी। उसकी आवाज सुन सब अधीरा के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और कानाफूसी करने लगे। उसकी आवाज सुन सुशीला देवी और कमल भी बाहर आ गए। सुशीला देवी ध्यांश को वहां देख अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोली, जे छोरा यहाँ कट्ठे से आ गया। जे छोरी भी पता नहीं कट्ठे चली गई है। सच में मनुष्य है, इसे तो हमारी खुशियां को नहीं भावे। ध्यांश ने जब देखा कि अधीरा बाहर नहीं आ रही तो उसे और गुस्सा आ गया और उसने कमल को देख बोला, कहाँ है अधीरा। कमल शाह ध्यांश को देखते हुए बोले, जी आप कौन और आपको अधीरा से क्या काम है। कमल शाह की बात सुन ध्यांश उन्हें देखते हुए बोला, आप सिर्फ ये बताइए कि अधीरा कहाँ है। उसका रुतबा देख कमल शाह बोले, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। अभी तो उसकी शादी थी और वो अचानक ही घर से गायब हो गई। कमल शाह की बात सुन ध्यांश को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, किसके साथ शादी करने चले थे आप लोग। ध्यांश का गुस्सा देख खुश सुशीला देवी की तो जान ही हलक में आ गई थी। उसने जल्दी से उस आदमी को वहां से भागने के लिए कहा, पर वो आदमी ढीठ होकर वही खड़ा रहा। उसे वैसे ही खड़ा देख सुशीला देवी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, लो अब गए हमारे 50 लाख। वो आदमी आकर ध्यान से बोला, वो मेरी होने वाली लुगाई है, तुम्हें उससे क्या, चलते बनो यहाँ से। ध्यांश ने उसे देखा और उसके मुंह पर जोरदार घुसा मारा और बोला, तेरी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि तूने ध्यांश राजपूत के मोहब्बत पर नजर डाली। उसका नाम सुन सबको सांप सूंघ गया। उस आदमी को ध्यांश के मारने पर काफी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से ध्यांश पर हाथ उठा दिया। लेकिन वो गुस्सा ध्यांश को लगता कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। सबने जैसे ही उस इंसान को देखा, सबकी जान हलक में अटक गई। उस आदमी ने जब अपने सामने कावेश को देखा, वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। कावेश ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, किसी की इतनी औकात नहीं जो इस कावेश राजपूत के बेटे पर अपना हाथ उठाए। मेरी मोहब्बत की निशानी है वो, और मेरी मोहब्बत को जो नजरें उठाकर देखता है तो मैं उसकी आंखें निकाल देता हूँ, और तू मेरी मोहब्बत की निशानी पर हाथ उठाएगा। ये कहकर कावेश ने उस आदमी के हाथ को मरोड़ते हुए तोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज के साथ ही उस आदमी की चीख उस चौल में गूंज गई। कावेश ने ध्यांश को देखा और कहा, तुम जाओ, वो स्टेशन गई है। ध्यांश ने अपने पापा को एक नजर देख डेविल स्माइल दिए वहां से चला गया। दूसरी ओर अधीरा और अक्षु ट्रेन में बैठ गई थी, लेकिन काफी वक्त बाद भी जब
ट्रेन नहीं छूटी तो अक्षु थोड़ी बाहर झाँककर देखने लगी। तभी अधीरा के सामने कोई आ गया। ध्यांश ने पहले से ही सारी ट्रेन रुकवा दी थी। अक्षु जब बाहर झाँककर देख रही थी तभी उसे ध्यांश ने देख लिया था। अक्षु का पूरा ध्यान बाहर ही था। अधीरा ट्रेन के डिब्बे में सीट पर अपना सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। ध्यांश उसने ढूंढते उस डब्बे में आ गया था। जब वो अधीरा के पास आया तो उसने देखा अधीरा आंखें बंद करके बैठी है। ध्यांश उसके सामने खड़ा होकर अपने आंखों में बेपनाह प्यार लिए उसे देख रहा था। अक्षु ने देखा यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने ये बताने के लिए अधीरा को देखा और जैसे ही उसकी नजर सामने गई उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुन अधीरा ने अपनी आंखें खोल ली और उसे देखने लगी। अक्षु के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था क्योंकि ध्यांश उसे गुस्से में घूर रहा था। ये देख तो जैसे अक्षु की सांसें उसके गले में ही अटक गई हो। अधीरा ने देखा अक्षु लगातार सामने देख रही है तो उसने भी सामने देखा। अपने सामने ध्यांश को देख अधीरा की हालत खराब हो गई। उसने अपना थूक गटका और अक्षु को देखा जो उसे कुछ इशारा कर रही थी। ध्यांश ने उन दोनों को घूर कर देखा और अपने कदम अधीरा की ओर बढ़ा दिए। अधीरा ध्यांश को अपने पास आता देख पीछे की ओर सरकने लगी। ये देख ध्यांश की आंखों में जुनून छा गया और वो अधीरा को शिद्दत से घूरने लगा। ध्यांश की इतनी तेज नजर अपने ऊपर महसूस कर अधीरा अंदर तक कांप गई। अक्षु ने देखा ध्यान अधीरा की ओर बढ़ रहा है। देख अक्षु अधीरा के सामने आकर रुक गई। ध्यांश ने जब अधीरा के सामने किसी और को देखा ये देख उसकी आंखें एकदम से सख्त हो गई। ध्यांश अपनी कड़क आवाज में चिल्लाया, राधेश। राधेश जो उसके पीछे ही था वो जल्दी से आगे आया और उसने अक्षु को अधीरा से अलग कर दिया। अधीरा की आंखों में अब डर साफ साफ नजर साथ साथ आंसू भी थे। उसने घबराई हुई नजरों से ध्यांश को देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। अधीरा को इतना ज्यादा रोता हुआ देख ध्यांश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और उसके करीब जाकर बैठ गया। फिर उसके हाथ आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, "श्श, श्श।" रोने के कारण अधीरा के गाल और नाक लाल हो गए थे और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्यांश ने उसे दीवानगी से की तरह देखा और बोला, लाल टमाटर से भरी मेरी रस भरी। ध्यांश को अपने इतने करीब देख अधीरा घबरा रही थी। ध्यांश उसे अपने गोद में उठा लिया और ट्रेन से उतरने लगा। अधीरा उसे छूटने के लिए झटपटा रही थी और ध्यांश उसे अपने गोद में सिमटते हुए आगे बढ़ रहा था। अधीरा बहुत रो रही थी। ध्यांश उसे लेकर सीधा गाड़ी में बैठ गया। आरुष ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा महादेव के मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद आरुष ने गाड़ी मंदिर के बाहर रोक दी। ध्यांश अधीरा को अपने गोद में उठाए मंदिर में ले गया और उसे महादेव की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। फिर उसने महादेव के चरणों के पास से सिंदूर उठाया और अधीरा के मांग में भर दिया। आरुष ने उसके हाथ में मंगलसूत्र रख दिया जिसे लेके ध्यांश ने अधीरा के गले में डाल दिया। अधीरा बस भूत बने सब देख रही थी। उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो अपनी खाली आंखों से महादेव की मूर्ति को घूर रही थी। ध्यांश ने उसे देखा और बोला, कुछ तो नशा होगा तेरे इश्क में ए दिलबर, सारी आदतें अपनी छोड़ के तलब तेरी जो लगा बैठे हैं हम। ध्यांश की बात सुन अधीरा ने एक नजर ध्यांश को देखा और अपनी नजरें झुका ली। ध्यांश उसकी इस अदा पे जो जैसे मर मिटा हो। उसने अधीरा को अपने गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। ध्यांश ने अधीरा को गाड़ी में बैठा दिया और आरुष को बोला, गाड़ी में चलाऊंगा। आरुष ने उसे हाँ कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और वहां से महल के लिए निकल गया। दूसरी ओर शिमला। तन्वी हॉल में सोफे पर बैठी थी और उसके बाजू में सिद्धार्थ बैठा था। तन्वी उसे देखकर बोली, क्या हाल चाल है राजस्थान के, कुछ खबर मिली? सिद्धार्थ ने कहा, अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी। इस बार वार खाली नहीं जाएगा। तन्वी सिद्धार्थ के थाई पर अपने हाथों से सहलाते हुए बोली, तो क्या ख्याल है तुम्हारे? सिद्धार्थ ने तन्वी को घूरते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है क्या? तन्वी ने उसके
थाई पर से हाथ को हटाते हुए बोली, नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। वैसे भी अब तुम बूढ़े होते जा रहे हो। तन्वी की बात सुन सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आया। उसने तन्वी के बालों को कसकर पकड़ लिया और वही सोफे पर उसे धक्का देकर उसके ऊपर आ गया और बोला, काफी आग है तुम्हारे अंदर, चलो आज बुझा ही देता हूँ। ये कहकर वो तन्वी के ऊपर से उठ गया और उसे घसीटते हुए रूम में ले गया। सिद्धार्थ ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी टाई निकालकर उसके हाथों को बेड के ऊपर बांध दिया। फिर उसके ड्रेस को फाड़कर उसके पूरे शरीर पर चूमने और काटने लगा। सिद्धार्थ काफी ज्यादा वाइल्ड हो गया था। तनु को बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। राजस्थान जयपुर महल महल में ध्रुति सब नौकरों को ऑर्डर दे रही थी और खुद अपने हाथों से खाना बना रही थी। उसके साथ कायरा भी खुशी खुशी उसकी हेल्प कर रही थी। आज 20 सालों बाद एरी अमेरिका से जयपुर आ रहा था। देहांत होने के बाद ध्रुति और काव्यांश ने एरी को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेजा था। तभी वहां क्रूश आया और कायरा से बोला, कायरा थोड़ी बात करनी थी, जरा कमरे में आना। कायरा उसे देख बोली, जी अभी आई। कायरा ने कहा। क्रूश के पीछे पीछे अपने कमरे में गई। कायरा के आते ही क्रूश ने दरवाजा लगा दिया और उसे सामने खड़ा होकर बोला, क्या बात है कायू, आप हमारी शिकायत कर रही थी? क्रूश की बात सुन कायरा हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो हमने कोई शिकायत नहीं की। कायरा की हड़बड़ाहट देख क्रूश उसके करीब जाते हुए बोला, सॉरी। क्रूश की बात सुन कायरा ने अपनी नजरें ऊपर करके उसे देखा। क्रूश ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हें अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्रूश के ऐसे पास आने पर कायरा के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई। उसने अपने धड़कनों को काबू में करते हुए कहा, अब उम्र निकल गई। उसकी बात पर क्रूश बोला, लेकिन प्यार अभी भी वही है। क्रूश के ऐसा कहते ही कायरा ने उसे कसकर गले लगा लिया। क्रूश ने भी उसे अपने बाहों में समेट लिया। फिर उससे अलग होकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, जाओ अभी रात को मिलते हैं। उसकी बात सुन कायरा शर्मा गई और वहां से भाग गई। उसके जाते ही क्रूश ने एक सुकून की सांस ली। कायरा जैसे ही बाहर आई उसने देखा एरी वहां खड़ा था। उसके साथ एक औरत खड़ी थी और उनके साथ एक 10 साल की बच्ची थी। ध्रुति और कायरा ने उन तीनों को देखकर खुश हो गई और भागकर एरी के पास चली गई। एरी भी अपने दोनों बहनों को देख खुश हो गया और उसके गले लग गया। एरी ने कहा, कैसी हो दीदू कायदी? हम दोनों ठीक है, तू बता तू कैसा है? एरी की बात पर ध्रुव और कायू ने एक साथ कहा। तभी वहां काव्यांश आया और उसके साथ बाकी घर वाले भी। एरी ने सबको देख नमस्ते किया। उसके बाद उसने अपने साथ खड़ी औरत से कहा, मानवी सबको नमस्ते करो। मानवी एरी की वाइफ, ये अमेरिकन है लेकिन इसे हिंदी अच्छे से आती है। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। मानवी ने सबको नमस्ते किया। ये देख उस छोटी सी बच्ची ने भी सबको नमस्ते किया। ये एरी और मानवी की बेटी है। ये आधी इंडियन और आधी अमेरिकन लग रही थी। उसका नाम रीन था। उसके बाद सुन सब हंसने लगे। ध्रुति ने उसको बालों को सहलाते हुए कहा, कैसी हो मेरी बच्ची? रीन ने ध्रुति को देखा और कहा, हम ठीक है बुआ, आप कैसे हो? मैं एकदम मस्त, ध्रुति ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। तभी उनके कान में गाड़ी रुकने की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां ध्यांश अधीरा का हाथ थामे खड़ा था। ध्रुति ने ध्यांश को देखा, फिर अधीरा को, जो अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी थी। ध्यांश जैसे अपने कदम घर के अंदर लेने के लिए उठाया था कि तभी ध्रुति तेज आवाज में चिल्लाई, वही रुक जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक कहानी को आगे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।